स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स एकेडमी। और आज हम साइंस की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। सेकंड क्लास में जो है हम पढ़ेंगे क्या कि डिफ्यूजन क्या होता है। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि मैटर्स क्या होते हैं। हमने बताया था कि मैटर्स जो है हर चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं वो मैटर्स होता है। और जनरली जो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव और गैस मतलब गैस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के अगले टॉपिक पे जिसका नाम है डिफ्यूजन। हिंदी में इसको बोलते हैं विसरण। तो विसरण की बात करें, विसरण क्या होता है, तो विसरण का मतलब ये होता है कि जब कोई भी एक पार्टिकल्स या दूसरा पार्टिकल्स या बहुत सारे पार्टिकल्स जब किसी एक पदार्थ के पार्टिकल्स किसी दूसरे पदार्थ के पार्टिकल्स में मिक्स होना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, विसरण। उसके कणों की गति के कारण किसी पदार्थ का फैलना और अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित होना मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक गिलास में दूध लिया और उसमें हमने एक गिलास पानी घेर दिया, तो जब दूध में हम पानी मिला देंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, वो मिक्स हो जाएंगे ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें नींबू पानी बनाया, चीनी घेरी, वो भी मिक्स हो गया, तो वो भी क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया, विसरण हो गया। ठीक है, हाँ, विसरण मतलब गैसों में होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, सॉलिड में होते हैं, सभी के अंदर होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं विसरण के बारे में कि विसरण गैसों में सबसे तीव्र और ठोसों में सबसे मंदा होता है। यानी कि जो गैस हमारे पास में है, अगर हम एयर में एयर को मिक्स करें, यानी कि अलग अलग तरह की गैसों को आपस में मिश्रित करें, तो वो बहुत जल्दी मिश्रण हो जाएंगे। लेकिन वहीं हम ठोस की बात करें, अगर हम ठोस को ठोस में करें मिश्रण, तो वो बहुत आराम से और बहुत देर में होगा। ठीक है, हाँ, एक बात और है यहाँ पे, विसरित पदार्थ का ताप बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझिएगा कि जैसे हमने वो जो है एक गिलास में पानी लिया, उसमें हमने जो है 1 चम्मच नमक गिरा, उसको हमने घोला, तो घुल जाएगा लेकिन थोड़ा समय लेगा। उसको हमने और नमक गिरा और नमक गिरा और नमक गिरा, हम नमक गिरते जाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि नमक गिरने के बाद जब उसको हम घोलेंगे तो वो घुलना बंद हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे उसको, तब हम उसको गर्म करेंगे और गर्म करके वो घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्म करते ही उसके पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और वो बहुत तेज़ी से घूमना शुरू कर देते हैं, तो वो मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि विसरित पदार्थ का ताप बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। हमारे पास में जो 2 हमारे पास में बर्तन है, एक बर्तन ये है ए, एक बर्तन ये हमारे पास में बी। इसके अंदर हमने लाल भूरी गैस भरी हुई है ब्रोमीन की, ऊपर सिर्फ एयर है, वो रंगहीन है। और जब हम दोनों को आपस में से रख देंगे तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये वाली जो गैस है ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। जो कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, पूरा ऊपर से नीचे तक जो है एक ही जो है तरह की जो है पूरी की पूरी बनावट है। तो यहाँ पे दोनों मिक्स हो चुके हैं। तो ये तरीका जो है ना, इसको ही तो हम बोलते हैं विसरण। विसरण का मतलब क्या होता है? विसरण का मतलब होता है कि पदार्थों के आपस में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनका मिक्स हो जाना क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। अब इसके अंदर चलते हैं फर्स्ट। हाँ, तो हम विसरण के बारे में बात करते हैं। विसरण 3 तरह के हैं, यहाँ पे दिखाए गए हैं। सबसे जो पहला है डिफ्यूजन इन गैस, यानी कि गैसों में विसरण। सेकंड है डिफ्यूजन इन लिक्विड, द्रवों में विसरण। और थर्ड है डिफ्यूजन इन सॉलिड, ठोसों में विसरण। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ क्या होता है। देखो, विसरण का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी एक पदार्थ जो है, एक मैटर जो है, एक सब्सटेंस जो है किसी दूसरे में मिक्स हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं विसरण। अब बात करते हैं गैसों में विसरण। गैसों में विसरण का मतलब यह है, जैसे कि मान लो आप जो है कहीं जा रहे हैं गली में घूमने के लिए, लेकिन कभी कभी आपको लगता है ना कि पड़ोसियों के घर में जो है आज पराठे बन रहे हैं, उसकी खुशबू बाहर तक आ रही है, या खीर बन रही है, या हलवा बन रहा है। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि जब उनके घर में पराठे बन रहे थे तो उसके जो पार्टिकल्स थे बड़े गर्म थे, और जब गर्म पार्टिकल्स होते हैं तो हल्के होते हैं, उनके अंदर गति भी ज़्यादा होती है, तो वो एयर में मिक्स हो गए और आपको बाहर तक उसकी स्मेल आती है। ठीक है, हाँ, क्यों? क्योंकि एयर में वो मिक्स हो गए, तो वो विसरण हो गया ना, गैस का मिश्रण हो गया किसके अंदर, एयर के अंदर। वहीं आपने देखा होगा कि जब कहीं घर में खाना बन जाता है और खाना बने हुए 5-7 घंटे हो गए, खाना रखा हुआ है, फिर उसकी स्मेल नहीं आती, लेकिन जब खाना गरम गरम होता है तो उसकी स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि जब गरम होता है तो उसके पार्टिकल्स बड़े हल्के होते हैं और उसके अंदर गति ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी वाली गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो वो मिक्स हो जाते हैं एयर के अंदर और वो हमें दूर से ही स्मेल आ जाती है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन इन गैस, यानी गैसों में विसरण। वहीं हम नेक्स्ट बात करें डिफ्यूजन इन लिक्विड, द्रवों में विसरण। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जैसे लिक्विड में हमारे पास में 1 गिलास पानी है, उस 1 गिलास पानी के अंदर अगर हम जो है नील जो हमारे पास होता है या फिर इंक हमारे पास में है, इंक की 1 बूंद हम उसके अंदर घेर दें, तो क्या होगा, वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स हमेशा गति करते रहते हैं। जब गति करते रहते हैं तो इंक जब हमने घेरी तो वो भी उसके अंदर क्या हो गई, आके वो मिक्स हो गई।
ठीक है, हाँ जी। और नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड, यानी कि ठोस में कैसे विसरण होता है। तो ठोस में विसरण का हम आपको बता दें, जैसे जैसे स्कूल में आप देखते होंगे व्हाइट बोर्ड, तो स्कूल के अंदर तो नहीं है अभी फिलहाल, हाँ ब्लैक बोर्ड स्कूल के अंदर होते हैं ना, ग्रीन बोर्ड होते हैं जिसमें हम चौक से लिखते हैं। तो जब हम चौक से बोर्ड पे लिखते हैं और कुछ दिन तक लिखा रहता है बोर्ड पे चौक से, छुट्टी पड़ गई स्कूल की 1 हफ्ते की, जब वापस हम स्कूल में गए और उसको जब हमने मिटो दिया बोर्ड पे से, तो मिटाने के बाद भी बोर्ड पे लिखे रह जाते हैं ना, दिखता दूर से कि हाँ भी कुछ लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो चौक थी हमारी वो भी ठोस थी और बोर्ड भी ठोस है, तो ठोस में ठोस का मिश्रण हो गया, ठीक है। उसको जब हमने मिटवाया तो वो तब भी उसके अंदर दिखता है हमें थोड़ा थोड़ा, तो वो क्या हो गया, वो हमारे पास हो गया सॉलिड का डिफ्यूजन सॉलिड्स के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर में टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ दोस्तों हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा टेम्परेचर का है। टेम्परेचर मतलब तापमान, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है, तापमान होता है, आप सभी समझते हैं भाई, कोई चीज़ हम गर्म करते हैं तो वो तापमान है, टेम्परेचर है, उसका इंक्रीज होता है। ठंडी करते हैं तो टेम्परेचर का डाउन हो जाता है। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं 3, बेसिकली 3 यूनिट होती हैं। सबसे पहले यूनिट है वह सेल्सियस है, दूसरी यूनिट है हमारे पास केल्विन है, और तीसरी जो यूनिट है हमारी फ़ारेनहाइट है। तो फ़ारेनहाइट को अभी हम नहीं डिस्कस करते, अभी हम सेल्सियस को और केल्विन को देखें क्योंकि इसी का रिलेशन आपकी बुक में दिया हुआ है। बात करते हैं सेल्सियस की। एक यूनिट हो गई हमारे पास सेल्सियस, जिसको हम सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, सी से लिखते हैं इस तरीके से, सेल्सियस हो गई। एक हमारे पास में हो गई केल्विन, इसको यूनिट को हम किससे लिखते हैं, हम के से लिखते हैं। तो टेम्परेचर यूनिट्स तो 3 है मैंने आपको बताई, 2 तो बोर्ड भी लिखी हुई है। इन 3 में से भी एक यूनिट हमारी SI यूनिट्स होती है। तो हमारे पास जो टेम्परेचर होता है उसकी SI यूनिट क्या है, उसकी SI यूनिट क्या है हमारे पास में, केल्विन है उसकी SI यूनिट, ठीक है जी। हाँ, केल्विन को किससे लिखते हैं हम, बड़े के से डिनोट करते हैं। इन दोनों में आपको रिलेशन बताऊं मैं, तो 0 डिग्री बराबर, 0 डिग्री में कितने होते हैं, 273 डिग्री, 273 केल्विन होते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से सवाल बनता है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, वो बोलेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस हमारे पास में कोई चीज़ है, इसको बदलो 20 डिग्री टू केल्विन कितना होगा। सवाल ये कहता है कि मान लो हमारे पास कोई चीज़ है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमें केल्विन में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे। तो हमें क्या करना होता है, जब हम डिग्री को केल्विन में बदलते हैं, सेल्सियस को केल्विन जब हम बदलते हैं, तो हम क्या करते हैं 273 उसमें ऐड कर देते हैं। तो 20 डिग्री में क्या करेंगे हम, 273 ऐड कर देंगे, तो कितना बन जाएगा, जब इसको हम ऐड करेंगे तो 3 और 7 और 2 9 और 290 केल्विन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात स्पष्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। अगर जो मान लो सवाल हमारे पास होता, अगले सवाल में हमसे बोले हो क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करो इनटू केल्विन, तो हम क्या करेंगे, आसान है, जो 273 है उसको हम ऐड कर देंगे, तो 100 डिग्री प्लस 273, तो बराबर कितना हो जाएगा, 373 केल्विन, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ी आसान बात यह है कि जब भी हमारे पास सेल्सियस दिया हुआ है और सेल्सियस को हम जो है केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो प्लस कर देंगे कितना, 273। वही सवाल अगर जो उल्टा बन जाए, वो बोले कि हमारे पास भाई 573 केल्विन हमारे पास में है पहले से ही, कोई क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, 573 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर है, इसको कन्वर्ट करो भाई किसके अंदर, सेल्सियस के अंदर, तो कितना आंसर होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 573 में से 273 माइनस कर देंगे, और जो निकल के आएगा हमारा वो डिग्री सेल्सियस में उत्तर आएगा। 3 में से 3 का 0 गया, इसमें से गया 0 बचा, और इसमें गया तो कितना बचा, 300 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट एक सवाल और मैं बोल दूं, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है वो कि हमारे पास में जो है 273 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 डिग्री केल्विन है हमारे पास में पहले से ही, हमारे पास कोई चीज़ है इसका टेम्परेचर कितना है, 273 है, इसको कन्वर्ट करो, इसको बदलो किसके अंदर, बदलें सेल्सियस में। तो कैसे बदलेंगे, घटा देंगे, इसमें से कितना घटा देंगे भाई, 273 में से 273 को ही माइनस कर देंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बड़ी सीधी बात यह है कि अगर मैं बता देता हूँ आपको, जो है इधर ही बता देता हूँ, अगर हमारे पास सवाल में सेल्सियस दे रखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, केल्विन के अंदर, तो हम क्या करेंगे प्लस 273, और अगर हमारे पास केल्विन है, इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सेल्सियस में, तो कर देंगे माइनस का 273, ये हमारे पास
ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, परीक्षा बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट तो अब हम जब इसके टेम्परेचर की हमने देख लिया तो साथ साथ यहाँ पे यूनिट्स और देख लेते हैं एक बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है साइंस में, आप जब तक साइंस पढ़ेंगे बिना इसके तो कुछ होना ही नहीं है। तो हमारे पास कुछ फंडामेंटल्स यूनिट्स हैं, मतलब बहुत ही आधारभूत यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं जिनको पढ़ना पड़ेगा। उनकी जो टेबल सामने है आपकी, ये बेसिक इनको याद कर लेना आप जो है। बात करते हैं टाइम की। टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय। समय को भी नापते हैं भाई साहब। समय को नापने की जो यूनिट्स होती है, देखो आप घंटा भी बोल सकते हैं, मिनट भी बोल सकते हैं, सेकंड भी बोल सकते हैं, सभी में टाइम को नापा जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स यूनिट्स जो होती हैं, जो SI यूनिट्स होती है समय की, वो होती है सेकंड, जिसको किससे लिखते हैं हम, जिसको लिखते हैं हम S से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेंथ की। लेंथ मतलब लंबाई होती है। अब लंबाई की यूनिट्स क्या होती है, मीटर भी होती है, सेंटीमीटर्स भी होती है, किलोमीटर भी होती है। लेकिन जो इसकी जो SI यूनिट्स होती है, SI यूनिट क्या होती है इसकी, वो होती है मीटर। ठीक है। वहीं बात करें मास की, तो मास को हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। लिखते हैं किससे इसको लिखते हैं केजी से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट की। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा है, इसका मात्रक होता है एम्पियर, और इसको हम किससे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं हम ए से, ए फॉर एम्पियर। ठीक है। ये सब यूनिट्स हैं और ये यूनिट्स के सिंबल हैं। मतलब हम सेकंड ना लिख करके सिर्फ एस लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हम सेकंड की बात कर रहे हैं। किलोग्राम ना लिख के के और जी लिख देंगे तो इसका मतलब है कि हम किलोग्राम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर के बारे में अभी मैंने बताया था आपको कि सेल्सियस भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है और केल्विन भी होती है। और ऐसा यूनिट कौन सी होती है, वो होती है केल्विन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सबस्टांस की। सबस्टांस मतलब पदार्थ होता है। पदार्थ की यूनिट क्या होती है, मोल होती है। इसको किस लिखते हैं हम, MOL से लिखते हैं केवल। ठीक है, MOL। और लास्ट है लुमिनियस इंटेंसिटी, यानी कि प्रदीप्त क्षमता, मतलब चमकने की, विद्युत की, बिजली की, मतलब यहाँ पे बात करी जा रही है, प्रकाश की बात करी जा रही है। तो उसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला होती है। और इसको हम किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम C और D से। तो ये हमारे पास बेसिक यूनिट्स हैं, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है याद करनी, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। ठीक है।